गुड मॉर्निंग बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं 11th क्लास को समाजशास्त्र पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज मैंने एक पार्ट आपको करा चुकी हूँ समाजशास्त्र में। पहला चैप्टर हमारा जो था उसमें समाजशास्त्र और समाज, तो उसके बारे में मैं आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ कि समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, समाजशास्त्र की परिभाषाएं, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। टॉपिक है हमारा समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं। पहला है हमारा अमूर्त संकल्प, ठीक है। समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें है पहला हमारा अमूर्त संकल्प। तो इसमें क्या है, समाज का जो रूप है वो मूर्त नहीं होकर अमूर्त है, ठीक है। जो हमारे समाज का जो रूप है या हमारा समाज किस तरह से दिखता है या उसका स्वरूप कैसा है, वो क्या मूर्त न होकर अमूर्त है। यह अपने आप में ही विभिन्न सामाजिक संबंधों की व्यवस्था करता है। यह आपस में ही, मतलब जो अमूर्त संकल्प है यह आपस में ही क्या करता है, विभिन्न सामाजिक संबंधों की व्यवस्था करता है। ये ऐसे संबंध है जिनमें कि लोग परस्पर आपस में जुड़े रहते हैं। यह कैसे संबंध है, यह ऐसा एक संबंध है जिसमें लोग परस्पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसमें ये जो लोग होते हैं, मतलब हमारे समाज में जो समुदाय होता है या सदस्य होते हैं या समिति होती है, वो क्या होता है, समाज का निर्माण करता है, ठीक है। तो क्या ये इस समाज में जो लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, आपस में परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई बेटा। उसके बाद है सामाजिक संबंधों को देखा नहीं जा सकता, अर्थात वे अमूर्त होते हैं। जो समाज में जो संबंध होते हैं और उन्हें देखा नहीं जाता तो उन्हें क्या अमूर्त कहते हैं, और जिन संबंधों को हम आपस में देख लेते हैं उसे मूर्त संबंध कहते हैं। सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण ही समाज में एक अमूर्त व्यवस्था की गई है। मतलब समाज में क्या आपसी संबंध होते हैं तो उन्हीं के कारण क्या अमूर्त की व्यवस्था की गई है, या यह इसमें अमूर्त की व्यवस्था उत्पन्न हुई है। यह आपको क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद है केवल व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं। दूसरा पॉइंट है हमारा केवल व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं। ये परिभाषा है, ये हमारी परिभाषा किसने दी, किसने कहा कि केवल व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं। ये हमारे राइट ने कहा, राइटर थे हमारे राइट, उन्होंने कहा केवल व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं। उनका कहना था कि जो समाज में व्यक्ति रह रहे हैं, केवल उनका जो समूह है उसको मतलब समाज नहीं कहा गया, बल्कि उनके जो आपस में संबंध है उनको समाज कहा गया है, ठीक है। राइट ने कहा था कि जो केवल व्यक्तियों का, जैसे हम व्यक्ति होते हैं उनका समूह बना लेते हैं तो वो क्या समाज का निर्माण नहीं, बल्कि जो व्यक्तियों में आपसी संबंध है, एक दूसरे से वो क्या जुड़े हुए हैं, उन्हें कहा गया है समाज, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, जो आपसी उनके एक दूसरे के प्रति संबंध है, उनका व्यवहार है या एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो उसी से क्या हमारे समाज का निर्माण होता है। यह समूह के सदस्यों के माध्यम स्थापित संबंधों की व्यवस्था है। वास्तव में समाज केवल व्यक्तियों का एक समूह नहीं, बल्कि उनके जो आपसी मनुष्य के जो पारस्परिक संबंध है, मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि जो आपस में पारस्परिक संबंध है उनके एक दूसरे के प्रति, वो ही क्या करता है, समाज का निर्माण करते हैं। फिर हमारा ये आपको क्लियर हुआ। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है समाज में समानता।
ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। समाज में समानता, सहयोग और पारस्परिक संबंध समाज के मुख्य आधार है। जो हमारे सहयोग है और जो हमारे आपस में एक दूसरे, जो व्यक्तियों में एक दूसरे का संबंध है या पारस्परिक सहयोग है, वो क्या एक मुख्य आधार है। परंतु सहयोग संभव तभी मतलब सहयोग और मतलब सहयोग और संबंध जब भी संभव हो सकते हैं जब व्यक्ति में समानता का रूप हो, मतलब जब उनके अंदर एक दूसरे को समझने की शक्ति हो, एक दूसरे के लिए उनके अंदर समानता रूपी व्यवहार हो। तो उसी के जब तक हमारे ये नहीं है, जब मनुष्य के अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों ही रूपों से प्रकार की समानताएं होती हैं, क्योंकि समानताओं के परिणाम ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। अगर हमारे अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से समानता नहीं पाई जाएगी, तब तक हम क्या आपसी आवश्यकताओं को, मतलब हम एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही सामाजिक संबंधों की स्थापना की जाती है। और इन जो आपसी संबंध कब बनाए जाते हैं? जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, किस कारण नहीं कर सकते? इस कारण नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर समानता का व्यवहार उत्पन्न ना हो। ठीक है, उसके बाद है समाज में असमानता। समाज में असमानता, ये भी करेक्ट है। अब इसमें आप कहोगे कि समाज में समानता का भी होना आवश्यक है और समाज में असमानता का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि तब तक हमारे अंदर क्या असमानता उत्पन्न नहीं होगी। असमानता का मतलब हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी है वो अगर भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं होती तो हम एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की समानताएं भी होनी चाहिए। ठीक है, समाज में असमानता, समाज के एक रूपता अथवा समानता के साथ ही विषमता या असमानता का होना भी आवश्यक है। समाज के समस्त व्यक्तियों में व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है, मतलब जो समाज के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनकी क्या व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि अगर हमारे अंदर सारी समानताएं पाएगी और उसमें हमारी असमानता ना हो तो हम तब भी एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते। क्योंकि यदि सब व्यक्ति, इसमें कहा गया अगर सभी व्यक्ति खेती का कार्य करने लग जाए या कृषि का कार्य करने लग जाए, टोटल जितने भी समाज में व्यक्ति रहते हैं, तो क्या हम एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए समाज में समानता का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सभी लोग खेती करने लग जाएंगे तो दूसरा कार्य कौन करेगा और एक दूसरे की आवश्यकताएं की कमी पूरी नहीं कर पाएगी इस वजह से। तो इसलिए सभी को अलग अलग व्यवसाय करने पड़ते हैं। इसलिए समाज में असमानता या विषमता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई डॉक्टर होता है, कोई वकील होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई खेती का काम करता है, ठीक है, कोई मजदूर होता है। तो ये सारे क्या हमारे समाज के व्यक्ति है, और व्यक्ति क्या है? ये भिन्न भिन्न है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। तो इसलिए समाज में समानता होना भी जरूरी है, उसके साथ साथ असमानता होने का भी विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आई। फिर है हमारा पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता, ठीक है। तो हमारे समाज में क्या पारस्परिक जागरूकता होना भी बहुत आवश्यक है। मनुष्य में सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों को एक दूसरे के अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए। मतलब इसमें कहा कि मनुष्य में सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों के जो अस्तित्व है उनका ज्ञान भी होना चाहिए। मतलब व्यक्तियों के जो पिछली बातें हैं उनके बारे में सबकी जानकारी होनी चाहिए।
तब तक हम उनके अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, मतलब उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक क्या हम उनके अंदर पारस्परिक जागरूकता भी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। जैसे पढ़ने के लिए जागरूक करना उनको, या सही मार्ग दिखाने के लिए। समाज का क्या महत्व है इसमें, ये क्या कहा गया है कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं कि हम इकट्ठे हो गए, मतलब व्यक्तियों को क्या कहा गया, व्यक्ति इकट्ठा हो गया, 4-5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हो गए तो वो क्या हमारा समाज नहीं बनता। लेकिन जब हम उसके प्रति उनको सहयोग करेंगे, उनके पारस्परिक उनके जागरूकता करेंगे, मतलब जो 2 व्यक्ति हैं ये आपस में क्या संबंध स्थापित कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को पारस्परिक जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं उनके अंदर कि नहीं तुम ये करो, तुम इतना पढ़ो, या तुम ये नहीं है ये कर लो तो तुम इस लाइन में चले जाओगे, तो क्या हमें उनके अंदर जागरूकता उत्पन्न करनी है। तो समाज का यही कारण है, व्यक्तियों को जो संबंध आपस में स्थापित किए हैं उन्होंने, वही कारण है कि उनको हम जागरूक करते रहते हैं। ठीक है, यदि 2 व्यक्ति एक दूसरे के अभिन्न एवं मुख मोड़ के खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, परस्पर अप्रभावित होते हैं, वो क्या एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते, और तो ऐसी दशा में उनमें सामाजिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। अगर हम एक दूसरे से मुख मोड़ के खड़े हो जाए तो क्या हम आपस में संबंध स्थापित कर सकते? नहीं, हम उसे जागरूक भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने भी मुंह मोड़ लिया उससे और उसने भी मुंह मोड़ के खड़े हो गए। तो क्या हमें उनकी अस्तित्व जो होते हैं उनके बारे में, या उनकी जो पहली बातें हैं, या मतलब उनके बारे में जो भी बातें हैं हमें उनका ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, इन व्यक्तियों को एक दूसरे के अस्तित्व का ज्ञान होता है, और वे जो समाज की स्थापना का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य को एक दूसरे के बारे में पता होता है या उनके अस्तित्व का ज्ञान पता होता है। वे परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं, और वो क्या करते हैं, जब हम एक दूसरे की बातें जानने लग जाते हैं, एक दूसरे में मतलब संबंध स्थापित करने लग का मतलब है एक दूसरे के बारे में जानना, और जब हम एक दूसरे के बारे में जानना लग जाते हैं तो तब क्या होता है, इस प्रकार समाज के लिए व्यक्ति एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति जागरूक हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे की बातों के लिए जागरूक होने लगते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया टॉपिक। उसके बाद है सहयोग और संघर्ष। सहयोग और संघर्ष, हमें क्या करना पड़ता है, अपने समाज में जो हमारा संबंध स्थापित हुए हैं, आपसी संबंध, जो व्यक्तियों का एक संबंध या समिति जागरूक हुई है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे के संघर्ष, मतलब एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। समाज के सदस्यों में 2 प्रकार के संबंध होते हैं, पहला सहयोग और संघर्ष। ठीक है, जो समाज के व्यक्ति होते हैं उनमें क्या 2 प्रकार के संबंध होते हैं, कौन कौन से, सहयोग और संघर्ष। ठीक है, तब तक हमारे अंदर इनके प्रति सहयोग की भावना नहीं होगी तो हम उनके प्रति एक दूसरे के प्रति क्या होगा, उनकी हेल्प नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते। सहयोग के अभाव में समाज की कल्पना भी नहीं हो सकती, और अगर हमारे अंदर किसी व्यक्तियों के लिए मदद करने का क्या अभाव होगी, कमी होगी, या सहयोग उत्पन्न नहीं होगा तो हम समाज का निर्माण भी नहीं कर सकते, और उसकी कल्पना भी नहीं, समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही हमारा क्या समाज का निर्माण होता है। ठीक है, ये नहीं है कि हमने व्यक्तियों ने झुंड बना लिया या समूह तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन हम क्या उनको एक दूसरे में मदद नहीं कर रहे, एक दूसरे के लिए मदद नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे, तो क्या उसकी कल्पना, ऐसे समाज की कल्पना करना भी असंभव है। सहयोग के कारण ही श्रम विभाजन सफल होता है, और श्रम के कारण ही, जैसे हम लोग श्रम करते हैं या मेहनत करते हैं, उसके कारण ही क्या हम सफल होते हैं, और जब हम सफल हो जाते हैं तो समाज का निर्माण होता चला जाता है। सहयोग प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में पाया जाता है। जो सहयोग होता है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में पाया जाता है। फिर है सहयोग के साथ साथ समाज में संघर्ष भी पाया जाता है, क्योंकि हमें किसी कार्य को करने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी हमें जो हम सफलता की सीढ़ी छूते हैं तो वो क्या ऐसे ही छू लेते हैं या सफलता की सीढ़ी पे ऐसे चढ़ जाते हैं, नहीं, उसके लिए हमें क्या कठिन या कठोर संघर्ष करना पड़ता है।
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति एक मतलब इसमें कहा गया कि ये जो संघर्ष है हमारा, ये भी क्या परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूपों में पाया जाता है। कभी कभी संघर्ष के द्वारा भी सहयोग की स्थापना की जाती है, और कभी कभी जब हम संघर्ष करते हैं तो उसके द्वारा ही सहयोग की स्थापना की जाती है। परिवार में पाए जाने वाले सभी सदस्य क्या इसका उदाहरण होते हैं, किसका? सहयोग और संघर्ष का। अगर हम अपने परिवार में रह रहे हैं तो हमें एक दूसरे के प्रति सहयोग भी दिखाना पड़ता है, और किसी कार्य को करने के लिए, कठिन परिश्रम करने के लिए हमें संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। तो ये आपको समझ में आया, संघर्ष और ये सहयोग। फिर है हमारा पारस्परिकता निर्भरता, पारस्परिक निर्भरता, 7वां पॉइंट है हमारा। पारस्परिक निर्भरता, इसमें कहा है व्यक्तियों की अनेक आवश्यकताएं होती है। व्यक्तियों की क्या अनेक आवश्यकताएं होती है, हमें हर चीज़ की आवश्यकताएं होती है, कपड़े की, जूतों की और काफ़ी सारी चीज़ें, बुक वगैरह। तो क्या होती है ये पारस्परिक निर्भरता, हम क्या होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि हम अकेले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कब होती है? जब हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, पारस्परिक निर्भरता का मतलब है हमारी काफ़ी सारी आवश्यकताएं होती हैं, बड़ी मात्रा में आवश्यकताएं होती हैं, और उनको पूरा करने के लिए हमें क्या पारस्परिक संबंध बनाने पड़ते हैं, सहयोग करना पड़ता है और एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। क्योंकि अगर हमें बुक की ज़रूरत है तो क्या हम अपने आप ही कर सकते हैं? और लेकिन हम क्या कार्य कर रहे हैं? हम खेती का कार्य कर रहे हैं, तो क्या हम पुस्तक उसमें से उगा सकते हैं? नहीं, वो दूसरा ही व्यक्ति से हमें उस पुस्तक की आवश्यकता पूर्ति होती है। ऐसे ही अगर हमें साग सब्जी की जरूरत है तो हमें दूसरे व्यक्तियों से वो उसकी आवश्यकता होती है, पड़े हम उसका प्राइस दे रहे हो। ठीक है, लेकिन क्या हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही एक व्यक्ति को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इसकी पूर्ति बिना एक दूसरे की सहायता भी नहीं की जा सकती, और इसकी पूर्ति के बिना भी हम एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। अगर हमें किसी आवश्यकता की जरूरत है तो हम दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है, क्योंकि हमें एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, तभी हमारी की आवश्यकता की पूर्ति होगी और हमारे समाज का निर्माण भी तभी होता है। ठीक है, फिर है समाज और जीवन। समाज और जीवन, ठीक है, समाज और जीवन। समाज और जीवन में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जो हमारा समाज है और हमारा जीवन, इसमें क्या घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कहा गया है कि जहाँ जीवन है वही समाज है। अगर हमारा जीवन नहीं होगा तो क्या हमारा समाज का निर्माण होगा? अगर व्यक्ति ही नहीं रहेंगे, वह व्यक्तियों में एक दूसरे में संबंध स्थापित नहीं होंगे तो क्या होगा? समाज का निर्माण हो सकता है? नहीं। इसलिए कहा गया है कि जहाँ जीवन है वही समाज है, मतलब ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना इनका मतलब कार्य संभव नहीं है। अन्य शब्दों में समाज का संबंध केवल प्राणी जगत से नहीं बल्कि निर्जीव जगत से कोई संबंध नहीं है। वैसे पशु और पक्षियों का भी समाज होता है, वैसे ही क्या पशु और पक्षियों का भी समाज होता है, लेकिन समाज का संबंध केवल समाज मानव समाज से ही निर्मित होता है। जो समाज का समाज शास्त्र का जो संबंध होता है वो किस पर निर्भर है? केवल मनुष्य मात्र से ही निर्मित होता है, मनुष्य व्यक्ति से ही समाज का संबंध स्थापित होता है। मानव समाज का स्तर पशु समाज के स्तर से अधिक ऊंचा माना गया है। जो हमारा समाज है उसका स्तर क्या है? जो पशुओं का भी, देखो मैंने कहा कि पशुओं का भी एक समाज होता है, लेकिन क्या मनुष्य को उससे ऊपर स्तर में रखा गया है, क्योंकि पशु पक्षी क्या होते हैं, वो उनको कोई मतलब निर्जीव व्यक्ति होते हैं, उनको क्या
कोई वो ही नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो क्या कहा गया है कि उन्हें समझने शक्ति नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो मनुष्य के अंदर क्या समझने और सोचने की शक्ति होती है, इसीलिए वो क्या अपने अच्छे और बुरे की पहचान करता है और उसी के कारण जो समाज है उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया जो मैंने ये करा रही हूँ, ये ना हो कि कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए। ठीक है, उसके बाद है निरंतर परिवर्तन। हमारे समाज में क्या व्यक्तियों में निरंतर परिवर्तन भी होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? निरंतर परिवर्तन भी होने बहुत आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर निरंतर मतलब परिवर्तन नहीं होंगे तो क्या हमारे समाज का निर्माण नहीं होगा? क्या हमारे समाज का डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं। इसलिए हमारे अंदर निरंतर परिवर्तन होने भी बहुत जरूरी है। समाज एवं उनके सदस्यों में व्याप्त संबंधों की व्यवस्था स्थिर न होकर परिवर्तन होती है। मतलब स्थिर न होकर एक ही जगह रुक नहीं सकती, उसे हम लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। अगर हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो एक जगह ही रुक गई तो हमारे समाज का निर्माण नहीं होगा और मनुष्य के अंदर क्या परिवर्तन नहीं आएंगे। ठीक है, समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। मैकाइवर पेज के अनुसार उन्होंने कहा है सामाजिक संबंधों की सदैव परिवर्तन होने वाली जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा गया है। मैकाइवर पेज ने कहा कि जो समाज में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, मनुष्य के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी जो जटिलताएं होती है वही समाज की व्यवस्था कहा गया है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है तथा सदैव परिवर्तन होता रहता है। और ये क्या निरंतर परिवर्तन होने का मतलब क्या, ये एक संबंधों का जाल है और उसमें क्या सदैव परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर या मनुष्य के अंदर या व्यक्ति के अंदर परिवर्तन नहीं होंगे, वो ये सोचेगा नहीं मुझे आज यही कार्य। क्या आप लोग सोचते हो कि आज हम 8th क्लास में या 6th क्लास में या 7th क्लास में तो क्या हम अगली क्लास में नहीं जाए? अगली क्लास के लिए में जाने के लिए क्या करना है? हमें निरंतर परिवर्तन होना है। मतलब हमारे अंदर नई परिवर्तन होने चाहिए कि आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट करा तो कल हमें अगला चैप्टर कंप्लीट करना है। तो क्या हुआ? उसमें परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इसीलिए क्या अगर हमारे अंदर निरंतर परिवर्तन होते रहेंगे तो हमारे समाज का निर्माण भी होता रहेगा और हमारे समाज का विकास अधिक होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे ये बताइए आप पहले समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं आपको समझ में आई? ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए फिर भी आप दोबारा हमसे पूछ सकते हो इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर विशेषताएं तो आपकी कंप्लीट हो गई। फिर है हमारा व्यक्ति तथा समाज का संबंध। ठीक है, व्यक्ति तथा समाज का में संबंध। व्यक्ति और समाज का पारस्परिक संबंध मौलिक एवं घनिष्ठ है। जो व्यक्ति में जो पारस्परिक संबंध है, व्यक्ति तथा जो समाज में जो संबंध है वो क्या घनिष्ठ एवं मौलिक है। इनका आपसी क्या पारस्परिक संबंध इनमें स्थापित होता है। इसमें कहा गया है कि अगर समाज ना हो तो व्यक्ति का निर्माण भी करना संभव है। ये एक दूसरे के पूरक है, ये एक दूसरे के अभाव में, मतलब व्यक्ति का क्या, अगर व्यक्ति का अभाव है तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता। अगर समाज का अभाव है तो व्यक्ति का निर्माण मतलब व्यक्ति की तरक्की नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये एक दूसरे के पूरक है। सामान्य रूप से इन दोनों में से किसी एक के अभाव में दूसरे के अस्तित्व की कल्पना करना भी असंभव है। अगर एक दूसरे का इन दोनों का क्या जो कमी हो गई, अभाव माने कमी, अगर एक दूसरे का अभाव है तो दूसरे के अस्तित्व के बारे में या उनकी कल्पना करना भी असंभव हो सकता है। व्यक्ति के अभाव में समाज की
कल्पना करना असंभव है। अगर व्यक्ति का ही अभाव हुआ, मतलब समाज में क्या, व्यक्तियों के ही समूह से या व्यक्तियों के संबंध से ही समाज का निर्माण होता है। अगर व्यक्ति का ही अभाव होगा तो क्या समाज डेवलपमेंट करेगा या समाज का विकास होएगा? नहीं। ठीक है, तो ये क्या एक दूसरे के पूरक है। ठीक है बेटा, समाज का, क्योंकि मूल रूप से ही व्यक्ति या मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जो मूल रूप है उसमें व्यक्ति को क्या कहा गया, एक सामाजिक प्राणी है। और इसमें अरस्तु ने भी यही कहा है, राइटर है हमारे अरस्तु। अपने शब्दों में व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा कि जो व्यक्ति है वो क्या, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, सामाजिक प्राणी व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए सामाजिक पर्यावरण अत्यधिक आवश्यक है। इसके साथ ही समाज के गठन व्यवस्था के लिए विभिन्न व्यक्तियों का पारस्परिक संपर्क एवं सहयोग होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे अंदर आपस में पारस्परिक सहयोग और संघर्ष की भावना उत्पन्न नहीं होगी तो क्या हमारा समाज में समाज का निर्माण नहीं होगा। इसलिए क्या हमारा आपसी संबंध होना या पारस्परिक जागरूकता होना दोनों आवश्यक है। इसके साथ ही समाज, व्यक्ति एक समाज दोनों अन्योश्रित, मतलब जो व्यक्ति है वो समाज और दोनों क्या है, ये एक दूसरे पर आश्रित है तथा घनिष्ठ रूप से पारस्परिक संपर्क इनके सहयोग की भावना उत्पन्न करता है। और इनके बीच जो संबंध होते हैं वो आपसी संबंध होने के साथ साथ ये क्या, सहयोग और संघर्ष की भावना उत्पन्न करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें प्रोफेसर जिसवर्ट ने, प्रोफेसर जिलबर्ट ने कहा कि मनुष्य में न केवल सामाजिक जीवन, मनुष्य में केवल सामाजिक जीवन की योग्यता है, बल्कि यह उसकी एक आंतरिक आवश्यकता है। ठीक है, प्रोफेसर जिलबर्ट ने कहा कि जो मनुष्य है, मनुष्य ने केवल सामाजिक जीवन की योग्यता, मनुष्य के अंदर क्या केवल सामाजिक योग्यता नहीं बल्कि उसकी एक आंतरिक, जो उसके अंदर की भावनाएं हैं वो भी उसमें उत्पन्न होती है, या जो आंतरिक आवश्यकताएं हैं वो भी उनकी पूर्ति करते हैं। ये प्रोफेसर जिसवर्ट ने कहा था। ठीक है, और अरस्तु ने कहा जो समाज है वो एक सामाजिक प्राणी है। उसके बाद है हमारा कूले के अनुसार। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने कहा कि व्यक्ति और समाज पर विचार करते समय हम दोनों भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से चिंतित करते हैं। इन्होंने क्या कहा, व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और समाज
एक दूसरे पर विचार करते समय भिन्न 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 चिंतन करते हैं। इन्होंने कूले ने कहा जो व्यक्ति है और समाज है उन दोनों पर क्या विचार कर रहे हैं। हम अगर उन दोनों पर व्यक्ति और समाज पर विचार करें तो क्या उनकी जो हम चिंता करते हैं या हमारा चिंतन है वो क्या होता है, एक जैसा नहीं होता बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज ये इतना ही टॉपिक था। तो ये बताओ आपको ये समझ में आया या नहीं। समाज की मैंने विशेषताएं बताई है, फिर समाज में जो हमारे व्यक्ति तथा समाज का जो संबंध है आपस में उन दोनों का क्या संबंध है, व्यक्ति का और समाज का। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या इनमें घनिष्ठ संबंध है, ये एक दूसरे के पूरक है। एक के अभाव में दूसरे के अस्तित्व की कल्पना करना क्या असंभव है। ठीक है, तो इन दोनों के बिना ही क्या समाज का निर्माण नहीं हो पाता। व्यक्ति के अभाव में क्या समाज का निर्माण नहीं होगा और समाज के अभाव में व्यक्ति का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है बेटा, तो ये बताइए आपको ये समझ में आया। तो मैं आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट करती हूँ, तो उसके बाद हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो कल हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं। धन्यवाद।